नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का एजेंडा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया। हम देखेंगे आज की क्लास में कि क्यों डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा क्यों कहा कि न्यू एंड डेंजरस फेज आ रहा है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक का। लैटिन अमेरिका में हम लोग देखेंगे ब्राज़ील, पेरू, चिली और इसका जो न्यू एंट्रेंट है वेनेजुएला। न्यू एंट्रेंट मतलब लैटिन अमेरिका में तो आता है, लेकिन केसेस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। साउथ एशिया में फिर हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान एंड श्रीलंका, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन रिमार्केबली इस वायरस को हैंडल किया। तो स्ट्रेट अप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो हमारी यूट्यूब चैनल एमबी सौरभ ठाकुर में जाके इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में भी जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें और शेयर करता हूँ, वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्लियर करता हूँ आप लोग को डेट। आज है 19 जून 2020 की रात, जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या ऑलमोस्ट 87 लाख है। डेथ्स 4.5 लाख से ज़्यादा है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है, 45.5 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं इस कोरोना वायरस से। इस बीच मतलब आज 19 जून को, आज के ही दिन डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि पूरी दुनिया जो एक नए न्यू एंड डेंजरस फेज में एंटर कर रही है। केसेस एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो केसेस एक्सेलरेट हो रही है, ये अचानक कहाँ से है समझ में नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ, बीते कल मतलब 18 जून को, यस्टरडे, ये हुआ कि पूरी दुनिया में 1.5 लाख केसेस आ गए एक सिंगल डे में। और ये अब तक का हाईएस्ट है 1.5 लाख केसेस का आ जाना। ये 1.5 लाख केसेस जो है वो मेनली अमेरिकाज वाले रीजन, अमेरिकाज मेरे कहने का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो है और ये लैटिन अमेरिका का रीजन, इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट के बारे में। तो मिडिल ईस्ट में जो हाफ से ज़्यादा केसेस तो अकेले अमेरिकाज वाले रीजन में, अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, फिर मिडिल ईस्ट में और उसके अलावा साउथ एशिया में। तो यहाँ पे मेनली केसेस देखने को मिले और इसी के कारण आपने देखा हो तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि भाई साहब केसेस एक्सेलरेट कर रहे हैं। अभी बिल्कुल ये मत सोचना कि घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क ना लगाओ, बिल्कुल मास्क लगा के ही निकलो आप। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन रखो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो, हाथ वगैरह को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो, दिन में 10 बार धो हाथ को। तो इसलिए इन्होंने कहा कि डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम जिब्रियास ने बोला कि हाँ भाई, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि केसेस एक्सेलरेट कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने एक और बात कहा कि हाँ, हमको पता है कि अभी पूरी दुनिया में लोग घर में रहते रहते थोड़ा सा फेडअप हो गए होंगे, बोर हो गए होंगे, इरिटेट भी हो रहे होंगे शायद। कंट्रीज़ एंड जो कंट्रीज़ है, दुनिया के अलग अलग देश हैं, उनको भी लग रहा होगा यार सोसाइटीज़ को ओपन करो और इकोनॉमीज़ को स्पेशली ओपन करो भाई, नहीं तो बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो टाइम नहीं आया है। एक करके थोड़ा सा देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं। तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स और ये उसके अलग अलग स्टेट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। पहले नंबर पे ऑलमोस्ट 140 करोड़ की आबादी वाला चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया 135 करोड़ के आसपास की आबादी, और 100 करोड़ नीचे, ऑलमोस्ट 100 करोड़ नीचे आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, जिनकी आबादी है 32 करोड़, ऑलमोस्ट 33 करोड़ के आसपास। तो 33 करोड़ की आबादी इनकी हो गई। जीडीपी देखते हैं, नॉमिनल देखते हैं, पीपीपी का क्या करेंगे। तो नॉमिनल में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। और यहाँ पे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि प्रोग्राम चलता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.92, वेरी इंप्रेसिव। ये देख के ही लगता है कि कोई बहुत ताकतवर देश है, और है भी यार, यूनाइटेड स्टेट्स है। ये देख के डिसबिलीफ हो जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस देश में कोरोना वायरस के केसेस नंबर 1 पोजीशन पे हैं। ऑलमोस्ट 23 लाख केसेस हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन डेथ्स में भी यूनाइटेड स्टेट अभी नंबर 1। इसी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि सेकंड नंबर पे जो देश आता है वो है ब्राज़ील, और वहाँ पे 10 लाख केस, 10 तो अभी रात को जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था जस्ट अभी टच हुए वहाँ पे, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स में जैसा मैंने आपको बताया, तो अभी केसेस इतने जो ज़्यादा हुए हैं, तो अभी 18 जून को ये देखने को मिला कि सिर्फ एक दिन में 18 जून को ही 27,000 से ज़्यादा केसेस आ गए। तो सर 27,000 केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा हैं। एक टाइम था अप्रैल का जब ये ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से ग्राफ ना टेपर होना शुरू हो गया था यूएस में। तो हो ये रहा था कि 20-22 हज़ार के आसपास केसेस एक दिन में आ रहे थे, लेकिन अभी 18 जून को एकदम से 27,000 से ज़्यादा केसेस आ गए, और जिसके कारण इनका जो 7 डेज़ का नेशनल एवरेज है वो 15% से राइज़ कर गया। अगर आप पिछले वीक से कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा राइज़ कर गया। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 18 जून को जो मेनली जहाँ पे केसेस बढ़े हैं वो आप देखेंगे तो फ्लोरिडा में मेनली केसेस बढ़े हैं। फ्लोरिडा के अलावा टेक्सास में आपको देखने को मिलेगा, कैलिफोर्निया में आपको देखने मिलेगा। तो इन जगहों पर आपको केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हुए दिखेंगे। साउथ कैरोलिना में भी आई थिंक, यस। तो यहाँ पे आपको केसेस बहुत तेज़ी से देखने को मिलेंगे कि बढ़े हैं। ना सिर्फ ये, आज की तारीख में तकरीबन इनमें से 27 से ज़्यादा स्टेट्स में आप देखेंगे
तो 5% से ज़्यादा के रेट से केसेस बढ़ रहे हैं। चाहे वो आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो आप टेक्सास को देख लीजिए, एरिजोना को देख लीजिए, कैलिफोर्निया को देख लीजिए, ओक्लाहोमा को देख लीजिए। और एक और बात बताता हूँ आपको, ओक्लाहोमा में ट्रम्प साहब का एक वो है रैली है। तो ये ओक्लाहोमा में जो ट्रम्प साहब की रैली है, उस रैली में ये उम्मीद की जा रही है कि मिनिमम 19,000 के आसपास लोग तो आएंगे। अब उसके बाद क्या होगा वायरस का वो मत पूछेगा, अब वो नहीं पता क्या होने वाला है। अच्छा, अभी 18 जून को 27,000 जो केस आए थे, क्या ये हाईएस्ट थे? नहीं, 10 अप्रैल को केस आए थे हाईएस्ट। 10 अप्रैल को जो केस थे वो 31,630। ये नंबर बहुत फेमस है, आप किसी भी यूएस के अखबार में देखेंगे तो ये नंबर आपको बहुत कैटेगोरिकली दिखेगा, क्योंकि अब तक का सिंगल डे का हाईएस्ट ये था 31,000। इसलिए मैंने आपको बोला था अप्रैल का टाइम सबसे टफ टाइम था यूएस का। उस टाइम पे केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे यूएस में। तो पूरे यूएस में ये डर होना कि भाई साहब कहीं रिसर्जेंस ना हो जाए अचानक, ये बहुत ही ऑब्वियस है कि इस कोरोना वायरस का रिसर्जेंस कहीं ना हो जाए। और ऊपर से ट्रम्प साहब यहाँ पे रैली भी करने वाले ओक्लाहोमा में, तो इसके बाद तो फिर कहना बहुत मुश्किल है। कुल मिला के जो WHO है, उनका पूरी दुनिया को मैसेज ये है कि इतने जल्दी प्लीज़ ये मत सोचिए कि बिज़नेस एज़ यूजुअल हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा बिज़नेस एज़ यूजुअल होने में, राइट। इसके बाद फिर रायन हैरिस जी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन साहब ने ये बताया कि देखो भाई, ब्राज़ील में अगर आप देखोगे तो पिछले 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में, मतलब 18 तारीख को, एक 24 घंटे में अगर आप देखोगे तो 1230 लोगों की डेथ हो गई है। ये अपने आप में ह्यूज नंबर है। ब्राज़ील का थोड़ा सा एक बार, ये सब विकीपीडिया से मैंने लिया, ठीक है, ये आपको पहले बताता हूँ, पिक्चर कट से विकीपीडिया। इसमें आप देखेंगे ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील की आबादी 21 करोड़ अपने आप में पाकिस्तान की आबादी भी है ना, 21 करोड़ की आबादी है। देखते हैं ज़रा इनका जीडीपी तो इनका काफ़ी ठीक लग रहा है, $2 ट्रिलियन के आसपास का जीडीपी, विच इज़ एक्चुअली गुड नंबर। एचडीआई काफ़ी अच्छा है, एचडीआई हमसे तो ज़्यादा है, मतलब हमारा एचडीआई, मतलब इंडिया का एचडीआई आप देखेंगे तो 0.6 से 0.7 के बीच में हॉवर करता रहता है। प्रिसाइसली बोल दो 0.67, 0.68, 0.66 इस तरह से रहता है हमारा एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनका 0.761, जो कि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जार बोल्सोनारो, मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया उस पर, तो आपको देखिएगा, वो चीज़ें रिपीट नहीं करता। ब्राज़ील में केसेस, ब्राज़ील दुनिया में सेकंड नंबर पे अफेक्टेड है यूएस के बाद। यूएस में तकरीबन 23 लाख केस और ब्राज़ील में 10 लाख केस, और अभी इतने कम टेस्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है ये ब्राज़ील के लिए। और क्योंकि अगला एपिसेंटर तो वैसे भी आप देखेंगे तो लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका में स्पेशली साउथ अमेरिकन रीजन, और इसके अलावा साउथ एशिया। डेथ्स बहुत क्लोज है 50,000 के आसपास। एक उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात आता है कि जो आप टोटल केस देख रहे हैं, इसमें 12% से भी ज़्यादा, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन हेल्थ वर्कर्स हैं। ये ज़्यादा दिक्कत की बात है, यहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है। अगर आप पूरे लैटिन अमेरिका को देखेंगे ना, तो आप लैटिन अमेरिका में ये पाएंगे कि 16 लाख से ज़्यादा केसेस तो अकेले लैटिन अमेरिका के हैं, और डेथ्स जो है वो 72,000 से ज़्यादा डेथ्स आपको देखने को मिलेंगी। और जब आप ये बोलते हो ना कि लैटिन अमेरिका, तो मेनली जो बोलते हो आप, मतलब जो केसेस वो बोलते हो आप ब्राज़ील में, इसके अलावा पेरू में बोलते हो, इसके अलावा आप चिली में बोलते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैक्सिको को भी कंसिडर कर सकते हो। मेनली ये है, और गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है आप जो देखने वाले हो वेनेजुएला को भी इसी लिस्ट में देखने वाले हो, ठीक है। ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो ब्राज़ील में कुल मिला के इस तरह केस आपको मैंने बता दिया, 10 लाख केसेस और तकरीबन 50,000 डेथ्स। पेरू में अगर ओवरव्यू लें तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख केस के आसपास है, और तकरीबन 7,500 के आसपास यहाँ पे डेथ्स हैं। और यहाँ पे चिली तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, और डेथ तकरीबन 4,000 है। हाँ, यहाँ पे वेनेजुएला में आपको केसेस कम दिख रहे हैं। निकोलस मदुरो साहब का जो देश है वेनेजुएला, ह्यूगो चावेस आपने सुना भी होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ह्यूगो चावेस कौन थे, वेनेजुएला की राजधानी क्या, काराकास है वेनेजुएला की राजधानी। ह्यूगो चावेस कौन थे बताइएगा। एक टाइम पे बराक ओबामा ने भी वेनेजुएला के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ह्यूगो चावेस, उनकी तारीफ़ किया। तो आप क्या जानते हैं ह्यूगो चावेस साहब के बारे में, आप भी बताइएगा, देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग, ठीक है। कोरोना वायरस के केसेस यहाँ पे अभी तो 3,500 के आसपास है, और डेथ्स, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वेनेजुएला आपने देखा भी, तो इतना भयंकर, कई लाखों % का इन्फ्लेशन चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पूरा कोलैप्स कर चुका है वेनेजुएला, इसलिए यहाँ पे एक बार एक केस बढ़ेगा तो इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। आते हैं एक बार पेरू को भी देख लेते हैं। तो पेरू में अगर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 2.5 लाख केस है, 7,500 के आसपास डेथ है। पेरू में ज़रा हम लोग थोड़ा सा आबादी वगैरह इन सभी चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पे 3 करोड़ की आबादी, 3.25 करोड़ की आबादी, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। स्पेन की आबादी 4 करोड़ के आसपास है ना, उससे थोड़ा कम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो जीडीपी है, जीडीपी नंबर चेक करो ज़रा, 0.240 ट्रिलियन, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका बेहतर है। पेरू में एक्चुअली क्या है, कई दशकों से इन्होंने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप ही नहीं किया। तो ये बहुत कई दशकों से द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज़ फेसिंग एब्सोल्यूट क्रोनिक अंडर ट्रीटमेंट, और उसका खामियाजा इनको अभी भुगतना पड़ रहा है।
अगर आप पेरू को देखेंगे तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति पर पर्सन $700 से भी कम, $700 से भी कम हेल्थ केयर में इन्वेस्ट होता है, जो कि पूरे लैटिन अमेरिका में अगर आप जीडीपी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो लोवेस्ट है। पूरे लैटिन अमेरिका के रीजन में जीडीपी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो लोवेस्ट है। अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आउट ऑफ सर्विस हो जाता है। तो ऑक्सीजन की स्कैरसिटी के कारण ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता है, उसी ऑक्सीजन के लिए 9 से 10 गुना ज़्यादा पैसा देके। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो पेरू में 2019 में ऑक्सीजन राइट्स हो गए थे, इन ऑक्सीजन के लिए राइट्स हो गए थे। लैटिन अमेरिका में अगर आप देखेंगे, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन पानी की कमी, सैनिटेशन फैसिलिटी का सही तरीके से ना होना, ऑक्सीजन सप्लाई का ठीक से ना होना, सारे के सारे ज़्यादातर कंट्रीज़ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। आई एम रियली सॉरी, एज आई सेड इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर तो लगता है कि शायद सामने वैसा नज़र आ रहा है इस कोरोना वायरस के कारण। साउथ एशिया में आते हैं। साउथ एशिया जब हम लोग बोलते हैं तो ये वाला रीजन हो गया आपका। साउथ एशिया जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो आपको वैसे ही थोड़ा सा ऐसा दिख गया होगा MBBS स्पेन ऐसा करके। ऐसे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी तो डॉक्टर से नहीं होता तो कोई बचता ही नहीं, ये मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे बच्चे लोग याद रखते हैं ना, MBBS स्पेन फुल इस तरह से करके याद रखते हैं तो याद रह जाता है। ये सारे के सारे सार्क कंट्रीज़ हैं वैसे, ठीक है। चलिए, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी कैटेगोरिकली जो चीज़ आपको दिखेगी वो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का टेरिबली लैक करना। इंडिया में अभी आप केसेस देखेंगे तो अभी पिछले हफ्ते भी नहीं बोलूँगा, मतलब 3-4 दिन पहले तक के ये था कि 10 से 11 हज़ार केसेस आ रहे थे और 300 डेथ्स करीब अनफॉर्चुनेटली देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले 2-1 दिन में ऐसा हुआ कि 14 हज़ार केसेस आ रहे हैं इंडिया में। आपको मैं पहले एक बार क्लियर करता हूँ, भारत में टेस्टिंग तकरीबन 64 लाख हो चुकी है, ठीक है। और अभी जो टेस्ट है 1.5 लाख से के आसपास हुआ और ये बहुत जल्द, मेरे ख्याल से विद इन 7 to 10 डेज आपको 3 लाख टेस्ट पर डे, 1.5 लाख टेस्ट पर डे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे RT-PCR भी फॉलो हो रहा है, इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट भी था और एंटीजन टेस्ट भी लेके आ गए, तो काफ़ी तेज़ी से टेस्टिंग हो रही है। तो भारत में देखो सीधी सी बात है, टेस्टिंग ज़्यादा होगी, केसेस ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अनकोऑर्डिनेटेड जैसा दिखने लग गया। मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ कैसे। ये मैंने पिक्चर कट से हिंदुस्तान टाइम्स से आज सुबह, मतलब 19 को जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज सुबह के ही न्यूज़पेपर कट आउट है, इसको देखेंगे आप अच्छे से। तो आप जिस भी स्टेट में रहते होंगे वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा। तो वैसे भारत में सबसे अधिक केस आपको महाराष्ट्र में दिखेंगे, सेकंड नंबर पे केसेस तमिलनाडु में दिखेंगे। तो अनकोऑर्डिनेटेड वर्ड, जितने सारे क्रिटिक्स हैं ये लोग अनकोऑर्डिनेटेड क्यों बोल रहे हैं, तो क्रिटिक्स इसको अनकोऑर्डिनेटेड इसलिए बोल रहे हैं भारत में क्योंकि तमिलनाडु जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट केस है, यहाँ पे आप चेन्नई है, चेन्नई में देखेंगे तो अभी 19 तारीख से, मतलब आज से 30 जून तक एब्सोल्यूट लॉकडाउन लग गया। जो उसके अलावा थर्ड हाईएस्ट है वो है दिल्ली, दिल्ली में तकरीबन 50,000 केस है, वहाँ पे कोई लॉकडाउन का कोई सीन ही नहीं है। अच्छा भाई, तो भारत में अपन ये देखे नहीं, ऑलमोस्ट 135 करोड़ की आबादी, विकीपीडिया का कटआउट है, मैं पहले बताता हूँ, 135 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ पे। हम लोग 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो वैसे हो चुके हैं। ये हम लोग का HDI, कभी किसी एग्जाम में है तो याद रखना वही 6 से 0.7 के बीच में रहता है हम लोग का HDI जो है, ठीक है। ध्यान रखने में ऐसा आसानी रहेगी। तो ये सिनेरियो है इंडिया का। पाकिस्तान में आते हैं, 21 करोड़ के आसपास की आबादी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का GDP अगर आप देखेंगे तो 0.28 ट्रिलियन, मतलब चलो 0.3 ट्रिलियन भी ले लेते हो तो ये कुछ बहुत ज़्यादा तो है नहीं वैसे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.56, तो ये काफ़ी कम है वैसे तो, ठीक है। पाकिस्तान में केसेस कितना पब्लिश कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। वैसे अभी जो पाकिस्तान का डेटा है वो ये है कि 1.65, मतलब 1,65,000 से ज़्यादा केसेस हैं। डेथ्स जो है वो 3,000 से ज़्यादा डेथ्स हैं पाकिस्तान में। एक्चुअली क्या हुआ, अभी WHO ने कुछ चीज़ बोला है। देखो क्या हुआ पाकिस्तान में, इस जून की शुरुआत से लेके अब तक पाकिस्तान में ना जो केसेस हैं वो डबल हो गए। तो अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बात बोला है कि ध्यान रखिए, इस कोरोना के चलते वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट 10 ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, मतलब कोरोना की केसेस जहाँ पे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं उसमें से पाकिस्तान भी एक है। और इसके लिए उन्होंने बोला, इसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो ये कि पाकिस्तान ने जो हैफेजर्डली, मतलब फटाफट रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। आप मैप तो मैं इसी को रखा हूँ, तो यहाँ पर आपको बताया, तो यहाँ पे पाकिस्तान का ना पंजाब प्रांत है। तो पंजाब प्रांत में जैसे आप देखेंगे तो उनके जो लोकल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन सभी लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर मत हटाइए। तो जो इतने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि मत हटाइए रिस्ट्रिक्शन, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन अभी हटा दिया गया है। नेक्स्ट कंट्री में आते हैं बांग्लादेश। तो वहाँ पे कोरोना वायरस की स्थिति पहले देख लेते हैं, मैप में एक बार देख लेते हैं। ये रहा बांग्लादेश की आबादी अगर देख लेते हैं, 16 करोड़ की आबादी का देश है बांग्लादेश की ज़रा GDP देखेंगे तो बांग्लादेश की GDP आपको देखने को मिलेगी 0.34 ट्रिलियन,
जो कि पाकिस्तान से बेहतर जीडीपी और इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पाकिस्तान से अभी बेटर है। बांग्लादेश में केसेस 1 लाख से ज़्यादा है और डेथ्स जो है वो 1300 से ज़्यादा डेथ्स है। अभी हुआ क्या कि एकदम से सडनली 16 जून को 4000 से एक ही दिन में 4000 से ज़्यादा केसेस आ गए, जो कि काफ़ी अब तक का हाईएस्ट है। बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे ना तो एक पॉजिटिव रेट जो है वो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में दोनों में हाई है और वो 20% है। आज ही के दिन एक्चुअली देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था और वो ये आर्टिकल एग्जैक्टली दिस इज द आर्टिकल, मैंने आर्टिकल का कटआउट यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने आपको जो बोला पॉजिटिव रेट, उसी पॉजिटिव रेट पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल था, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले जब आप पॉजिटिव रेट बोलते हैं इसका मतलब क्या है? इस पॉजिटिव रेट का मतलब होता है कि हर 100 टेस्ट में ना कितने केसेस पॉजिटिव है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो भारत में ये 6.2, ये 17 तारीख तक का, लेकिन अभी भारत में 62, यहाँ पे 62 लाख लिखा है, ये 17 तारीख तक का डेटा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 64 लाख भारत में टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। जनवरी से लेके अब तक के ऑलमोस्ट 5.9 to 6% ये हमारा पॉजिटिव रेट है, जो मैंने आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए बोला 20%। पहले पॉजिटिव रेट समझ लीजिए आप, मतलब हर 100 में से अभी भारत में ऐसा है कि ऑलमोस्ट 6 केसेस पॉजिटिव है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसा है कि 20 केसेस पॉजिटिव है। इसके पहले कि आप कुछ कंक्लूड करें, डिड्यूस करें, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मान लेते कि एक इंसान है, उस इंसान का 5 बार टेस्ट हुआ और वो फिर पॉजिटिव आया, तो ना ये 5 के 5 केसेस की एंट्री यहाँ पे होगी और यहाँ पे 1 होगा। 1% पॉजिटिव है और वो 5, मतलब 5 में से 1, तो ऐसा सुनने में लग रहा है कि 20% हुआ, लेकिन वो तो एक ही इंसान है जो टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, तो वो 100% होगा। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि जो आप पूरी दुनिया में ये चीज़ देख रहे हैं ना, पॉजिटिविटी रेट, हो सकता है परसेंटेज और भी ज़्यादा हो, वो डिपेंड कर रहा है कि टेस्टिंग कितनी बार में किसी इंसान की पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत बेहतरीन इस आर्टिकल को पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स का है, बाकी मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा। मिड ऑफ मई से लेकर अब तक जून में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 6.4% से 21.2%। मैंने आपको ऐसे मतलब समझा दिया, मतलब मई में हर 100 में से तकरीबन 16 टेस्ट में केसेस पॉजिटिव आ रहे थे और यहाँ पे अभी 21, तो ये केस बढ़ गया। दिल्ली में देखेंगे तो 7 से 31, बहुत तेज़ बढ़े। तमिलनाडु में देखेंगे तो 4 से 10%, ये मैंने आपको बता दिया, तभी चेन्नई वगैरह में लॉकडाउन कर दिया गया। गुजरात में देखिएगा तो बहुत ही मतलब बहुत ही थोड़ा, बट हाँ कमी तो देखने को मिली है। गुजरात में भी कमी देखने को मिली है, मध्य प्रदेश में भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो गुजरात में 11.3 से 10, उत्तर प्रदेश में देखिए केसेस यहाँ पे बढ़े, राजस्थान में मार्जिनली कम हुए, वेस्ट बंगाल में भी केसेस बढ़े और हरियाणा और कर्नाटका में भी आपको केसेस पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेस जो है वो बढ़ते हुए, आपको रेट्स का केस जो है बढ़ते हुए दिखेगा। अगले देश पे आता है वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अपना दोस्त है, बाजू में ही अफगानिस्तान ये रहा, ठीक है। अफगानिस्तान देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पूरा वॉर टोर्न हो चुका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की आबादी वैसे ज़्यादा नहीं, 3 करोड़ की आबादी है। अफगानिस्तान का जीडीपी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 0.021 ट्रिलियन है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 0.49 है। अफगानिस्तान में केसेस 27,000 हैं, डेथ्स 500 हैं, लेकिन ये केसेस आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन बहुत तेज़ एस्केलेट करेंगे अगर एस्केलेट करेंगे तो, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ केयर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम पूरा टर्न्ड अपार्ट है, मतलब वो बहुत ख़राब हो चुका है, ख़राब हालत में। उसका रीज़न भी है ना, उसका रीज़न ये है यार कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो इनका इतना ख़राब है वो इसलिए है क्योंकि इतने सारे वहाँ पे कन्फ्लिक्ट वैसे ही चलते रहते हैं, तो ऑलरेडी जो हॉस्पिटल्स है वो ओवरवेलमिंग कंडीशन में। दूसरी बात है मेल न्यूट्रिशन। तीसरी चीज़ जो इनका जीडीपी पर कैपिटा पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे पुअर है। अनफॉर्चुनेटली जो इनका जीडीपी पर कैपिटा जो है वो इतना कम है कि नेपाल का आप देखेंगे तो 1/3 ऑफ नेपाल है, हाफ ऑफ पर जीडीपी पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान है। तो इसलिए अगर केसेस यहाँ पे बढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। नेक्स्ट देश आता है नेपाल। नेपाल और इंडिया के साथ अभी थोड़ा तो टेंशन चल रहा है, इस टॉपिक में मैं डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करूँगा। नेपाल को देखेंगे आप तो नेपाल की आबादी ये रही, ऑलमोस्ट 3 करोड़ की आबादी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेपाल का जीडीपी आप ज़रा देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 बिलियन डॉलर के आसपास का जीडीपी है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये रहा। नेपाल में आप केसेस देखेंगे तो 8,000 ज़्यादा और 22 डेथ्स हुई है। एक्चुअली क्या होता है, नेपाल में बहुत समय तक के भी पीसफुल प्रोटेस्ट्स हो रहे थे कि यार गवर्नमेंट जो सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही कोरोना के केसेस को और बेहतरीन हैंडलिंग होनी चाहिए। और जो लोग डिमांड कर रहे थे ना, वो डिमांड यही कर रहे थे कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए कि कोई पैसा कहाँ से कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, क्या हो रहा है। और दूसरी बात, टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ ज़रूर करना पड़ेगा आपको। एक अनफॉर्चुनेट, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवन ये हुआ कि क्वारंटीन सेंटर में एक फ़ीमेल जो थी वहाँ पे उनको मोलेस्ट किया गया 3 मेल वॉलंटियर्स के द्वारा। और उसके बाद से नेपाल में भयंकर प्रोटेस्ट हुआ और इतना प्रोटेस्ट की जस्टिस फॉर द लेडी। और दूसरी बात, वो जो सेंटर था उसको बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया।
इसके बाद आप देखेंगे तो, और आपको मैं कुछ और कंट्रीज़ का बताता हूँ, लेकिन इस मतलब श्रीलंका और भूटान के बारे में, श्रीलंका के बारे में स्पेशली मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका को पहले आप ये देख लीजिए, श्रीलंका की आबादी वगैरह ये सब आप पहले देख लीजिए। ऑलमोस्ट 2 करोड़ की आबादी यहाँ पे है। श्रीलंका का जीडीपी देखेंगे तो आप, जीडीपी तो अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा देश है श्रीलंका, 92 बिलियन के आसपास है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। श्रीलंका में क्या लगता है आपको कितने केसेस होंगे? आप देखेंगे तो एस्टाउंड हो जाएंगे। श्रीलंका यार अपने बाजू में 2000 भी केस नहीं है, 1950 और 11 डेथ्स। और एक और बात आपको बताता हूँ, इस 1950 में से 3/4 केसेस, 3/4 मतलब तकरीबन 1500 केसेस, 1500 केसेस तो ऐसे हैं जो नेवी ऑफिसर्स हैं और जो बाहर से ही ना ओवरसीज़ लोग जो आए हैं ना उनके हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर यहाँ पे मुश्किल से 400-500 केस ही रहे होते श्रीलंका में। यार तो बहुत रिमार्केबल बात है। और एक और रिमार्केबल चीज़ आपने देखा कि नहीं, ये इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.78 एक साउथ एशियन कंट्री का विच इज़ रिमार्केबल एक्चुअली। तो एक्चुअली ये हुआ है कि शुरू से इन्होंने अपना काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट किया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अभी श्रीलंका का इतना अच्छा करने का जो मेन कारण बनता है वो ये है कि इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, इन्होंने टेस्टिंग बहुत आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल कर रखा था, सभी लोगों के लिए। तीसरी चीज़ है जो इन्होंने सर्वेलेंस सिस्टम में बहुत स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किया हुआ था। और चौथी चीज़ है इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने में हड़बड़ी नहीं की। इनफैक्ट इनका जो रात का कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू, तो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। हाँ, एक पॉइंट मैं ज़रूर बोलूँगा कि इनकी इकोनॉमी अभी बहुत ट्रबलिंग सिचुएशन पे। सबसे पहली बात तो लो ग्रोथ, और दूसरी चीज़ इनका जो रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, ये दोनों की दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अल्टीमेटली फिर श्रीलंका को यही करना पड़ेगा कि IMF के पास जाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग फिर से जाना पड़ेगा IMF के पास, और काफ़ी कठिन शर्तों में स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेना पड़ेगा। मतलब स्ट्रिंजेंट मेजर में फिर लोन मिलेगा इनको। वैसे कई, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापक्सा साहब जो है, मोदी साहब से यहाँ पे मिल रहे हैं, तो राजापक्सा साहब जो है ये इन्होंने काफ़ी बार अभी क्रिटिसाइज़ भी किया इनके सेंट्रल बैंक को कि यार जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमिक रिवाइवल में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है। ये वो एक अलग चीज़ है, वो वाली चीज़ को हटा भी देंगे तो भी अगर अपन देखें कोरोना से डीलिंग में श्रीलंका ने काबिल तारीफ़ काम किया है। श्रीलंका के बाद जो एक और कंट्री जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, एक मुझे कंट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है साउथ एशिया में, उस कंट्री का नाम है भूटान। और भूटान जितना, अगर आप भूटान जाएंगे वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, आपको प्यार हो जाएगा इस देश से, इतना बेहतरीन देश है भूटान। तो भूटान छोटा सा और बुद्धिस्ट कंट्री है, एकदम संतुष्ट लोग हैं वहाँ पे। भूटान में आपको जो लोग देखने, मतलब पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, 7.5 लाख की आबादी है, छोटा सा देश है, खूबसूरत सा देश है, और आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेगी। एक बात आपको बताता हूँ, भूटान दुनिया के उन रेयर कंट्रीज़ में जो सेलिब्रेट करता है नेचर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। तो इसलिए, और भूटान जो है वो तो ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे ये लोग वेस्ट वाले से लिख दिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भूटान जो है वो बात करता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में। ये 1972 का कॉन्सेप्ट है भूटान का। एक वीडियो मैंने बनाया था, काफ़ी पहले की बात है, 1-1.5 साल हो गए, तो उसमें आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में बात करता है कि सीधी सी बात है यार, डेवलप देश तब हुआ जब लोग खुश हैं। इस कंसेप्ट पे भूटान काम करता है, इसलिए भूटान काफ़ी अलग कंट्री है। और भूटान इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका जो कार्बन एमिशन है वो नेगेटिव है, आप ध्यान रखिएगा। तो भूटान की आबादी ये 7.5 लाख की, इनका GDP देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा देश है यार वैसे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GDP और इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका। भूटान में क्या लगता है आपको केसेस? 67, आप बिल्कुल करेक्ट देख रहे हैं। ज़रा इस नंबर को देखिए आप, 0, अनबिलीवेबल यार, एब्सोल्युटली नो डेथ्स भूटान में अभी तक के। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, और इसका मेन कारण जाता है नेशनल सॉलिडारिटी को, और जो पब्लिक ऑफिशियल पे इनका ट्रस्ट है वो है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, भूटान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, तो किसकी इकोनॉमी स्ट्रगल नहीं कर रही है यार दुनिया में सभी की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, चाहे आप साउथ एशिया कंट्री को लें। और साउथ एशियन कंट्रीज़ को क्यों लेंगे भाई? आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने इसमें बताया कि US कैसे रिसेशन में गया है, UK के बारे में मैंने बताया, जर्मनी, ये तो समृद्ध देश है। तो पूरी दुनिया यार, पूरी दुनिया सीधी सी बात है, उसको वुहान से जो निकला हुआ वायरस उसकी विक्टिम है। तो इसमें हमको ना फिच की रेटिंग चाहिए, ना मोडी की चाहिए, ना S&P की, कोई हमको, मैं तो बोलता हूँ कि रेटिंग वेटिंग को भूल जाना चाहिए अगले 2 साल तक, पूरी दुनिया को भूल जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है। ये रहा भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर साहब नैमगे शेरिंग साहब। तो नैमगे शेरिंग साहब ने बोला कि देखो ऐसा है कि अभी 2020-21 में ऐसा हुआ है कि जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वह 14% से भी ज़्यादा से गिर गया है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके बाद उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर भी लो रेवेन्यू जो है वो कम रहेगा, क्योंकि टूरिज़्म, पूरी दुनिया में टूरिज़्म, भूटान टूरिज़्म में काफ़ी पैसा वहीं मेनली वहीं बनता है, तो टूरिज़्म के कारण आने वाला पैसा कम हो जाएगा। इसके अलावा
ट्रेड रिलेटेड टैक्स जो है वो काफ़ी कम एक्वायर हो पाएंगे। ठीक है, ये जैसा भी है, अभी भूटान में वैसे इसी से बाहर निकलने के लिए इकोनॉमिक कंटिजेंसी प्लान भूटान ने स्टार्ट किया। ये इकोनॉमिक कंटिजेंसी प्लान बेसिकली ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, जिसके अंतर्गत भूटान जो है अलग कंट्री से ग्रांट्स एंड लोन्स एक्सेप्ट करने को रेडी है। इसके अलावा भूटान में एक और प्रोग्राम चल रहा है जो इनके लेबर मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, जो है बिल्ड भूटान प्रोग्राम। ये जो बिल्ड भूटान प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ये लोग 7,000 से ज़्यादा अलग अलग लोगों को, जॉब सीकर्स को, मेनली कंस्ट्रक्शन में नौकरी वगैरह देंगे। राइट, तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा क्यों WHO ने ये कहा कि न्यू और डेंजरस फेज में जा रहे हैं लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया। लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब ये शुरू हुआ था तो हॉटस्पॉट जो था वो वुहान, चाइना का वुहान था। इसके बाद फिर हॉटस्पॉट बना ईरान, फिर बना यूरोप, फिर बना यूनाइटेड स्टेट्स, और अब अगले जो 2 हॉटस्पॉट्स दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है वो है लैटिन अमेरिका पूरा, अगर आप चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो साउथ अमेरिका तो है ही सही, और इसके अलावा साउथ एशिया। तो ये अगले हॉटस्पॉट्स हैं। गॉड फॉरबिड, भगवान कर ऐसा ना हो, लेकिन दिस जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, रिसर्चर्स, उनका ये कहना है। तो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस का। आपको जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी टॉपिक आप चाहते होंगे मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, ज़रूर बताइएगा। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के ज़रूर निकलिएगा। देखिए, ये बताने का मेन रीज़न यही था, घर से निकले तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, और पर्सनल हाइजीन, हाथों को रगड़ रगड़ के धोएं, 10 बार धोएं दिन में, कुछ नहीं, अच्छी ही बात है वो, है ना। तो इस चीज़ को मेंटेन रखें, जितना मेंटेन रखेंगे इसके स्प्रेड को हम उतना कम कर सकते हैं। तो ये बहुत वो टाइम ही है जो टाइम बाय करना ज़रूरी है ना। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।